हेलो एल वेलकम स्टूडेंट। आज आपका स्वागत है। ज्योग्राफी क्लास 6 की चैप्टर 3 का स्टडी हम करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो या आप क्लास 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, यदि आप बेसिक जानकारी चाहते हैं एनसीईआरटी का जो बेस बुक होती है, बेसिक बुक होती है, फिर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 में, आज हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ द अर्थ। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि मोशन ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की गतियाँ क्या होती है। आज पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आप अंत तक बने रहें। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मोशन। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ की जो मोशन होती है वो 2 टाइप्स की होती है। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, नॉर्मली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। यानी बात करें तो घूर्णन परिक्रमण, जिसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर या घूमना यानी घूर्णन कहलाता है। ठीक है, घूर्णन परिक्रमण इसको हम कहते हैं, सूर्य के चारों ओर जब घूमती है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज अ फिक्स पेथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाती है। सूर्य के चारों ओर स्थित एक कक्ष में पृथ्वी की गति को रिवॉल्यूशन कहते हैं, यानी उसकी गति को हम परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, चले यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसको हम देखते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 with its orbit plane. The plane formed by the orbit is known an orbital plane. पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री हाफ का एंगल बनाती है, कोण बनाती है। वह जो समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं, उसे हम ऑर्बिट प्लेन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी होती है, द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। पृथ्वी जो है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। ओनली हाफ of it gets light from the sun at a time. Figure 3.2. The portion facing the sun experiences day while the other halfway from the sun experiences night. The circle that divided that day from night and globe is called the circle of illumination. तो इसको हम समझते हैं क्या होता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। जो पृथ्वी का एक शेप होती है, पृथ्वी का शेप क्या है, स्फेरिकल शेप की होती है, एक गोले आकार की होती है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसको हम 3.2 में देख सकते हैं कि इसके 3.2 में आप देखेंगे तो ये देखिए, इसमें 3.2 में जो डायग्राम दिया गया है, इसमें आप देखेंगे कि आधे में ही इसकी रोशनी प्राप्त हो पा रही है। ठीक है, जो सन की लाइट इधर आ रही है उसमें केवल आधा ही प्राप्त हो पा रही है। ठीक है, तो इस तरह से उस सूर्य की रोशनी आधी ही प्राप्त होती है, आधे भाग पर प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाला भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ठीक है, जैसे ही जिधर जहाँ पर प्रकाश होता है, यदि हम उसको एक सिंपल एग्जांपल आपको बताएं तो जब आप एक टार्च को पिकअप करेंगे और उस टार्च से आप देख सकेंगे कि जिधर प्रकाश वाला भाग होगा उधर प्रकाश में दिन का आप एक्सपीरियंस करेंगे और जिधर डार्क होगा उधर रात एक्सपीरियंस करेंगे आप। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। उसे हम सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, यानी उसे प्रदीप्त कहा जाता है। ठीक है, दिस सर्किल डज नॉट
considered with axis as you seen in figure 3.2, the earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. यह अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप 3.2 में देखे हैं। पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 आवर्स का समय लेती है। ठीक है, 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 आवर्स का समय लेती है। घूर्णन के यानी बात करें इसमें पृथ्वी, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। दिस डेली मोशन ऑफ द अर्थ, दिस इज डेली मोशन ऑफ द अर्थ। यानी बात करें तो हम घूर्णन के समय काल को पृथ्वी को दिन कहा जाता है। जो द पीरियड ऑफ रोटेशन होता है, द पीरियड ऑफ रोटेशन को ही हम अर्थ डे कहते हैं, पृथ्वी का दिन कहा जाता है। ठीक है, दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, यह पृथ्वी की दैनिक गति है जो डेली चलती है। इसको हम समझते हैं, आइए कुछ करके देखें, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, लेट्स डू इट, आओ इसे कुछ करके सीखें। ठीक है, टेक अ बॉल टू रिप्रेजेंट द अर्थ एंड अ लाइटेड कैंडल टू रिप्रेजेंट द सन। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक बॉल लें तथा सन को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती लें। मार्क अ पॉइंट ऑफ द बॉल टू रिप्रेजेंट टाउन एक्स। प्लेस द बॉल इन सच अ वे दैट द टाउन एक्स इज इन डार्कनेस। Now rotate the ball from left to right. As you move the ball slightly, the town will have its sunrise. As the ball continues to move, the point X gradually gets away from the sun. This is sunset. गेंद पर X को दिखाने के लिए निशान लगाएं। जो X वाला प्लेस होता है उसको दिखाने के लिए, गेंद पर प्लस दिखाने के लिए X को दिखाने के लिए निशान लगाइए। अब गेंद को इस प्रकार से रखें कि X वाले भाग में डार्क हो। गेंद को अब लेफ़्ट टू राइट की तरफ घुमाएं। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा टर्न करते हैं, थोड़ा सा उसको रोटेट करते हैं, तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हो तो पृथ्वी की जो बिंदु होती है, जो बिंदु X है, धीरे धीरे सूर्य की से दूर चला जाता है और वहाँ पे दिस इज़ द सनसेट, वहाँ पे सूर्यास्त हो जाता है। ठीक है, तो यह क्या होता है, सूर्यास्त। इस बॉल के प्रयोग से हम बहुत सारी चीज़ों को सीख ली है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं। ये आप चित्र देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल प्लेन है। मतलब पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल है, इसको हम साउथ पोल, और ये इधर का हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है, द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि द वर्टिकल लाइन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन यहाँ पे होता है। यह इधर का वाला जो भाग होता है, ये द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट, यानी पृथ्वी का कक्षीय समतल होता है। और ये वाला जो भाग होता है पृथ्वी का कक्षीय समतल पर उसकी जो लंबाई होती है। ठीक है, ये वर्टिकल शेप का होता है। आप इधर देख पा रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, ये हमारा इक्वेटर हो गया। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम मकर रेखा करते हैं, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको समझ लें कि पृथ्वी के अक्ष का जो झुकाव होता है उसका कक्षीय समतल होता है, वो किस प्रकार से होता है। और इसके बाद जो आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में दिया गया है डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन। घूर्णन के कारण, रोटेशन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात को समझाया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को, बेसिक चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करें और इस प्रकार से आप बहुत सी सारी चीज़ों को कवर करने का कोशिश करें।
चलिए आगे हम देखते हैं आगे हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। What would happen in the earth didn't rotate? The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या हुआ, अगर पृथ्वी रोटेट ना करे तो ये क्या होगा। स्टूडेंट आप ये अपने दिमाग में एक क्वेश्चन है और इसके बारे में सोचें तो क्या होगा। पोर्शन ऑफ द अर्थ यानी सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा ही दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, वह पूरे समय ठंड रहेगा। ठीक है, वह पूरे समय ठंड रहेगा। कोल्ड ऑल टाइम, वह पूरी समय कोल्ड रहेगा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। तो इस तरह की अवस्था में जीवन, इस तरह की कंडीशन में जीवन पॉसिबल नहीं है, जीवन पॉसिबल नहीं है, जीवन संभव नहीं है कि हम लगातार गर्मी में रहें या लगातार ठंड में रहें। ठीक है, आगे देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। आगे पैराग्राफ को हम समझते हैं। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है, उसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है। एक बार फिर से आप इसको समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, ऑर्बिट में होती है, उसे हम परिक्रमण कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है, उसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ठीक है, 365 1/4 डेज में यह एक चक्कर लगा पाती है, एक चौथाई भाग जो इसका होता है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं। ठीक है, हम लोग इसको एक दिन में वी कंसिडर्ड अ ईयर एज consisting of 365 days only, the ignore 6 hours of the sake of convenience। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं, हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। ठीक है, इसमें जो सुविधा के लिए हम 6 आवर्स को हम इग्नोर कर देते हैं, इसको हम नहीं जोड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम समझते हैं आगे। एक फिगर दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है 3.3, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन, ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना होगा। तो हमारा जो एक सन होता है बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है, सेंटर के इधर हम देखेंगे नॉर्थ पोल साइड, तो यहाँ पे आपकी बसंत ऋतु होती है, सीजन चेंज होता रहता है, इक्विनेक्स होता है, विषुव होता है 21 मार्च को। ठीक है, समर इन द नदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे बताया गया है कि जो रोटेशन होता है धीरे धीरे, तो जो उत्तरी ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है, उत्तरी यामोत्तर जो होती है, उत्तरी गोलार्ध जो होती है उसमें ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है। इसके बाद समर सोलास्टिक 21 जून, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। समर सोलास्टिक जो हो गया, ठीक है, ये उत्तर अयनांत होता है जो कि 21 जून को होता है। विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिण में हम देखते, दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं शीत ऋतु को। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे स्प्रिंग को देखते हैं। इस प्रकार से इसको हम समझ लेंगे कि ये रोटेशन जब होती अर्थ में, उससे सीज़न में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखेंगे। अगला जो हमारा पैराग्राफ है, आइए उसको समझते हैं। 6 hours saved every year are added to make one day 24 over a span of 4 years। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपने सीखा,
4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के 6 घंटे बचते हैं, यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। 4 वर्षों में 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसको हम इस प्रकार से जानते हैं। ठीक है, दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ February, thus every fourth year February is of 29 days instead of 20 days. Such a year with 360 days is called a leap year. ये कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि लीप ईयर क्या होता है। तो every fourth year February is up 29 days instead of 20 days. Such a year with 360 days is called a leap year. ओके, तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। फरवरी कैसी होती है? फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। वो 29 दिन का हो जाती है 28 दिन के बदले। ऐसा वर्ष जिसमें 366 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। वो क्या कहा जाता है? वह स्टूडेंट्स वह लीप ईयर कहा जाता है। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। अब आपको पता लगाना है कि अगला लीप वर्ष कब होगा। ठीक है, आपको यह जानना होगा कि अगला लीप वर्ष कब होगा। ठीक है, आगे हम समझते हैं। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। चित्र 3.3 में एकदम क्लियर है कि जो पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट पर क्या करती है? यह सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती कौन है? ये पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती होगी। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी जो है इंक्लाइंड हुई है इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, याद रखेंगे इसको कि पृथ्वी पूरे कक्ष में सेम डायरेक्शन में ही झुकी हुई है, एक ही दिशा में झुकी हुई है। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season. Season change due to the change in the position of earth around the sun. बहुत ही बड़ी चीज़ आप यहाँ पे सीख रहे हो। आपको बहुत ही अच्छी चीज़ सीख रहे हो जो सबके मन में क्वेश्चन होता है। अ ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू, एक वर्ष को हम ये बात करें सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी और बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ठीक है, सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। आप देखे होंगे कि इसमें परिवर्तन कैसे होता है? जब पृथ्वी के चारों ओर से ऋतुओं में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति जो होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ जो आपको एकदम बिल्कुल समझना होगा। लेट्स डू इट। अगला हमारा क्या है? लेट्स डू इट। आओ इसको समझते हैं, आओ कुछ करके सीखें। डू यू नो हाउ द ड्रॉ एन एलिप्स? टेक अ पेंसिल, टू पिन्स एंड अ लूप ऑफ थ्रेड। क्या आप जानते हैं दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, 2 पीने तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। नो फिक्स दिस पिन्स ऑन अ पेपर एज शोन इन द फिगर। अब इन पिन को कागज पर स्थित कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पुट द लूप ऑन द पेपर enclosing these 2 pins inside the loop. Now hold the pencil and draw the line, keeping the thread like the moving the pencil along it. अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें
अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पृथ्वी को धागे के साथ घुमाते जाइए। द फिगर रिप्रेजेंट एन एलिप्स। अब जो आखिर कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्त होगी। ठीक है, ये आपने ये चीज़ को करा यहाँ पे और इससे आपको दीर्घवृत्त समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। Look at the figure 3.3. You will see that 21st June the northern hemisphere tilted towards the sun. चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। ठीक है, The rays of the sun fall directly on the tropic of Cancer. As a result, this area received more heat. The area near the poles received less heat in as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined toward the sun, and the place beyond Arctic Circle experienced continuous daylight for about 6 months. सूर्य की किरणें, आप देखा होगा कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से यदि हम समझें कि जहाँ पर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो वहाँ तो टेम्परेचर अधिक होगा ही, तो ध्रुवों के पास, पोल के पास वाले क्षेत्र को कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ जो सूर्य की किरणें होती हैं वो बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं। ओके, उत्तर ध्रुव की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव गोलार्ध के बहुत बड़े भाग यानी रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। याद रखेंगे, बहुत ही जरूर, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ठीक है, सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, it is the summer in the region north of the equator. The longest day and the shortest night at this place occur 21st June. चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए इक्वाटर के नॉर्थ भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम क्या करते हैं, समर सोलास्टिक कहते हैं। इस अवस्था को हम समर सोलास्टिक कहते हैं। तो याद रखेंगे कि एट दिस टाइम द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशन आर रिजर्व। इन विंटर सीजन देयर द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। जो रातें होती हैं वो दिन से लॉन्गर होती हैं। ठीक है, तो इन सभी दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलास्टिक। इस पोजीशन को हम उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, समर सोलास्टिक कहते हैं। इस चीज़ को आप समझोगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। On 22nd December, the Tropic of Capricorn received direct rays the sun as the South Pole tilts towards it. As its sun's rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, 23rd half south, a larger portion of the southern hemisphere gets light. 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर यानी मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। ठीक है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर प्रकाश होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम ये देखेंगे। दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। उसमें क्या होता है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स होती है। ठीक है, द रिजर्व हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलास्टिक।
तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक अपोजिशन जो इसके विपरीत स्थित होती है, अपोजिट कंडीशन होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है, यानी इसको बात करें तो विंटर सोलास्टिस कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण अयनांत कहा जाता है। डू यू नो दैट क्रिश्चियन इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु के टाइम में ही वहाँ पे क्रिसमस डे मनाया जाता है, क्रिसमस वहाँ सेलिब्रेशन करते हैं। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। ऑन 21 मार्च एंड September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole Earth experience equal days and equal night. This is called an equinox. यूक्विनॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यूक्विनॉक्स क्या होता है, तो आप इसको समझेंगे कि एक बार फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ, इसको आप याद करने का कोशिश करें। ठीक है, ऑन 21 मार्च एंड September 23rd, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वाटर। तो जो सूर्य की रेज होती हैं इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं। एट दिस पोजीशन, इस अवस्था में, नेदर ऑफ द पोल्स इज टाइल्ड टूवर्ड्स द सन, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, दिस इज कॉल्ड एन इक्विनेंस। तो इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है, यानी हिंदी में बोलें तो इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया है, इसको एक्टिविटी को हम जल्दी से समझते हैं क्या दिया गया है। लेट्स डू टू अंडरस्टैंड द अर्थ इंक्लिनेशन इन द सेम डायरेक्शन, draw a big ellipse on the ground and take a plaque with a stick distant and your own line of the ellipse. Point or flag to a fixed point or way, like on a treetop. Now move along it ellipse, keeping your flag always pointing towards the fixed point. In this way, the axis of Earth remains inclined permanently in the same position. The revolution of the earth and the inclination of the earth's axis in a fixed direction carries season. तो आपको क्या करना, एक ही दिशा में पृथ्वी की झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं, वहां से कुछ स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे को दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलें। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका होता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष में निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, इसी कारणवश जो ऋतु परिवर्तन होता है। आइए आगे हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. The opposite in this case 21st March. 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में वसंत ऋतु होती है। ठीक है, स्प्रिंग सीजन होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है।
तो बात करें 21 मार्च की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत होती है, जब ये एकदम बहुत ही विपरीत होती है। तो इसमें आपको एक चीज़ ये समझ में आया होगा कि 23 सितंबर और 21 मार्च ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज है और इसका इवेंट आप याद रखेंगे, ठीक है। When it is spring in the northern hemisphere, autumn in the southern hemisphere, thus you find that there are days and night and change in the season because of rotation of revolution of the earth respectively। इस प्रकार से जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, यह आपको पता है। लेकिन इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण, इस प्रकार से पता है आपको कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ध्यान रखें कि इस प्रकार स्पष्ट हो गया है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण यानी कि रोटेशन एवं रिवॉल्यूशन के कारण ही दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे ये एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया है। स्टूडेंट अब थोड़ा सा हम एक झलक एक्सरसाइज पर डालेंगे, आप इसको एट अ ग्लांस समझेंगे, बिल्कुल जल्दी ही समझ जाएंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी की जो बेसिक बुक होती हैं ये बहुत ही अच्छी होती है। आप इसको कोशिश करें कि आप जो जितना भी क्वेश्चन दिया गया है ये आप कोशिश करें कि अपनी समझ से करने का कोशिश किया करें आप, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल फेस। ओके, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या होता है। पूछ रहा है कि पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कोण क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस क्या होता है, एंगल क्या होता है वहाँ पे। दूसरा बी नंबर का क्वेश्चन है कि डिफाइन द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डिफाइन करना है कि रोटेशन क्या होता है और रिवॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। घूर्णन एवं परिक्रमण क्या होता है, इसको परिभाषित करें। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज लीप ईयर, लीप ईयर क्या है। चौथा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द समर एंड विंटर सोलास्टिक, समर और विंटर सोलास्टिक में डिफरेंट क्या है, उन उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। इसके बाद व्हाट इज़ एन इक्विनॉक्स, ई नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एन इक्विनॉक्स, विषुव क्या है, इक्विनॉक्स क्या है, ठीक है। इसके बाद वाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोलास्टिक इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध एवं उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों, ये आप इसको समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, वाई डू पोल एक्सपीरियंस अबाउट 6th month and 6 month night, 6 months day and 6 month night। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्रुव पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों। तो आप इसको पिछले आप वीडियो को आप पीछे करें, वहाँ से रोक करके आप आंसर लिखें, और मैंने आपको समझा है बिल्कुल सटीक लाइन और लाइन बाई एकदम से। अब आई होप आपसे बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसको समझते हैं। टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पर आपको टिक करने को बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। पहला है रोटेशन, दूसरा रिवोल्यूशन, तीसरा इंक्लिनेशन। तो स्टूडेंट आपको बता दें, पहला क्या कह रहा है, घूर्णन होगा या परिक्रमण होगा या झुका होगा। तो इसका सही आंसर होगा रिवॉल्यूशन, इसका सही आंसर क्या होगा, रिवॉल्यूशन, ए नंबर का दूसरा क्या होगा, रिवॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन की बात करें बी नंबर की, तो डायरेक्ट रेज पूछ रहा है, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की सीधी किरणें इक्वेटर पर किस दिन पड़ती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान दिए स्टूडेंट, 21 मार्च को डायरेक्ट रेज
इक्वेटर पर पड़ती हैं। ठीक है, अगला सी नंबर को हम देखेंगे, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, यानी कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे कि गर्मी के दिन ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। डी नंबर का क्वेश्चन है, साइकिल ऑफ द सीजन इज किस ड्यू टू, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है। ठीक है, तो जो इसकी किस गति के कारण होता है, तो आप ध्यान दें, जब पृथ्वी में रिवॉल्यूशन होती है यानी परिक्रमण करती है, इस वजह से सीजन में परिवर्तन होता है। ध्यान रखें कि इसका सही आंसर होगा डी का सेकेंड, रिवॉल्यूशन। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देखेंगे अलिफ ईयर हैज, ये सभी चीज़ें जो फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इसको बुक से आप देख करके फिल कर लें। आपको मैंने भी जस्ट ही बताया है, बहुत आसान है, आप इसको बार बार रिवीजन भी करते रहेंगे, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से आज का हमारा चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ समाप्त होता है, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप इस मेहनत के लिए आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेज हैं। आप स्टूडेंट, यदि आप अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में बताएं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से मैं आपको इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के जितने भी क्लासेस हैं, आपकी सारी ज्योग्राफी में कवर कराने वाला हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगला चैप्टर हमारा जैसे ही आएगा आपका फिर से स्वागत करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।